बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप थंबनेल और वीडियो टाइटल देख के ये बात समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमारी किस बारे में है। तो उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही क्लास 10th का आगाज़ हुआ था न्यू सिलेबस के मुताबिक, तो फेडरल बोर्ड ने तमाम सब्जेक्ट्स का जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड कर दिया था। अब इस असेसमेंट फ्रेमवर्क में क्या शामिल था? एक तो एस शामिल थे, वो सारे टॉपिक्स शामिल थे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और साथ ये भी मेंशन कर दिया गया था कि कौन से टॉपिक्स या एस फॉर्मेटिव हैं, यानी कि जिनके ऊपर आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्लास में आप इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर लेंगे। और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे पास जो समेटिव हैं, जिनके ऊपर आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड असेसमेंट फ्रेमवर्क में उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी एक शामिल किया गया था। जैसे अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ का मॉडल पेपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसको हम ऑलरेडी जो है वो इसी चैनल के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। और ना सिर्फ इसको सॉल्व किया था, बल्कि पेपर पैटर्न भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और जो भी एस या जिन टॉपिक्स पे इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन शामिल किए गए थे, उनको भी हमने वन बाय वन जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और जो फाइनल पेपर है उसको क्रैक करने की कोशिश की। इसका जो सोल्यूशन लिंक है इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन के आगाज़ में असेसमेंट फ्रेमवर्क देने का मकसद यही था कि साल के दौरान स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी तैयारी इन एस और गाइडलाइंस के मुताबिक करें। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें और साल के एंड पे जाकर उनको पता चले कि ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो इस पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की साल के आगाज़ से ही, बल्कि क्लास 9th से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि जिस भी एक्सरसाइज को सॉल्व किया, पहले हमने देखा कि ये एक्सरसाइज हमारे किन एस को कवर कर रही है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एस के अकॉर्डिंग है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एस के अकॉर्डिंग नहीं है। इवन कि हमने एनबीएफ की बुक में देखा कि बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज थी जो ओल्ड सिलेबस का हिस्सा थी, हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं थी। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था साथ साथ कि आप ये एक्सरसाइजेज स्किप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे थे उन्होंने उन एक्सरसाइज को स्किप कर दिया होगा। और फेडरल बोर्ड भी यही कहता है कि आपको हमने कोई जो है वो मतलब कि ऑफिशियल बुक नहीं जारी की, हमने आपको सिर्फ रेफरेंस बुक्स बता दी है। आपने अब उन रेफरेंस बुक्स में खुद देखना है कि कौन सा मटेरियल हमारे एस के अकॉर्डिंग है, तो उस मटेरियल की आप प्रैक्टिस करें। और जो टॉपिक्स आपके एस के अकॉर्डिंग नहीं है उनको आप स्किप कर दें। यानी किसी रेफरेंस बुक को आप हरफ आखिर नहीं समझ सकते कि उसमें जो कुछ दिया है वो सारा कुछ ही आपने तैयार करना है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब एस को चूँकि हम हर एक्सरसाइज के साथ वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अब एक-एक एसएलओ को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाती है। बाज़ स्टूडेंट्स फिर एतराज़ करते हैं कि वीडियो लंबी हो, आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होती है। हमने अब सिर्फ चीज़ों को समराइज़ करना है, ठीक है? मैं सिर्फ जो पर्टिकुलर बुक है जो ज़्यादा यूज़ हो रही है एनबीएफ की, उसमें आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज़ में से कौन से क्वेश्चंस आपने किस तरह से तैयार करने हैं और कौन सी एक्सरसाइज़ को स्किप करना है। और बस साथ-साथ जो दूसरी रेफरेंस बुक है ना कैन-टैब, उसका भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि वहाँ से आप कौन सी एक्सरसाइज़ें तैयार कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अगर हम मॉडल पेपर में देखें तो एक एमसीक्यू उसने दिया है आपको, ठीक है? इस टॉपिक के ऊपर फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया है 4 नंबर का, और इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है 8 नंबर का। तो इसका मतलब है टोटल ये 13 मार्क्स बनते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ, अगर मैं मॉडल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपको लेके चलूँ, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास अल्टरनेटिव पार्ट्स भी शामिल किए करें तो टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मैं अगर कहूँ तो आपको जो चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है। तो इसका तो तकरीबन 100% चांस है कि आपको दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करें, तो उसके ऊपर भी 100% चांस है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक की बात करें, तो उसपे भी समझ लें कि 100% चांस है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर दिया जाएगा। बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ना आपके पास बच जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, तो चेंज भी कर सकता है, वो तीसरे चैप्टर से दे सकता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर से आपको दिया जा सकता है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आए ये वेक्टर्स वाले चैप्टर से मॉडल पेपर में, तो इसमें भी चेंज थोड़ा बहुत किया जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे सकता है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी। और इसी तरह ग्राफ्स वाले टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा, किसी 1-2 क्वेश्चन का चेंज आपको करके दिया जा सकता है। बहरहाल उसमें भी आपके पास चॉइस होती है, तो ये मेरे ख्याल में कवर अप हो सकता है आपको, ठीक है? तो पहले चैप्टर में आपको अगर हम देखें तो मैक्सिमम 13 मार्क्स का पेपर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम एनबीएफ की बात करें तो उसका चैप्टर नंबर 1 है, इसी तरह कैंटैब पब्लिशर का भी चैप्टर नंबर 1 ही है। अब पहली जो एक्सरसाइज़ है इसको आप समझ लीजिए एमसीक्यूज़ बेस्ड है। इसमें से अगर कोई आपको क्वेश्चन आएगा, तो वो एमसीक्यूज़ टाइप ही आएगा। जैसे आपसे फ़र्ज़ किया कह सकते हैं कि योटा 13 की वैल्यू वो क्या है, आगे 4 ऑप्शन गिवन हो। तो इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कीजिएगा।
अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, तो पहला क्वेश्चन तो फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर है, ये तो आपने नहीं करना। बाकी ये जो क्वेश्चंस है जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, ये एमसीक्यूज़ बेस्ड है, इनको भी आप एमसीक्यूज़ के लिए ही तैयार कीजिएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये एसएलओस भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये मेंशन्ड है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। अगर हम बात करें आपका मॉडल पेपर है, तो उसमें आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है अभी उसने, ठीक है। तो ये 2 ही आप समझ लें एक्सरसाइज 1.2 में आपने चीज़ें तैयार करनी है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको, मैंने मॉडल पेपर में भी मेंशन किया था, कैन टाइम पब्लिशर की बुक पे भी ये देखें कुछ क्वेश्चंस हैं, मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस के लिए भी आपको ये क्वेश्चंस मज़ीद मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले 2 चैप्टर्स का पीडीएफ मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैन टाइम पब्लिशर की बात करूँ तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एनबीएफ की एक्सरसाइज 1.3 को देखें, तो 1.3 में हमारे पास जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो ये है, यानी इसके ऊपर उसने हमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया है कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो इसको आप तैयार कीजिएगा। इसकी अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैन टाइम पब्लिशर पे पूरी एक एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज मौजूद है। इसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी हमारे पास बुक आ चुकी है, उसका भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बुक पे बुक का लिंक आपको दे दूंगा, पीडीएफ में अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप देखें कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया। इसके अलावा मज़ीद अगर बात करें तो जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ना, उसके ऊपर 1-2 ही क्वेश्चन है एनबीएफ में मौजूद, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद नहीं है। लेकिन कैन टाइम पब्लिशर में आपको ये पूरी एक एक्सरसाइज मिल जाएगी इस रियल लाइफ एप्लीकेशन पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ जैसे मैंने बताया कि पहले 2 चैप्टर का मौजूद है, ये पूरी एक एक्सरसाइज मौजूद है, ये सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर उसने दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपके पास फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन अगर दोबारा आता है, तो वो किस तरह का आएगा, या तो आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आएगा, या फिर ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के भी आपको 2 ही टॉपिक्स मैंने बता दिए कि उनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एनबीएफ में चैप्टर नंबर 2 है, जबकि कैन टाइम पब्लिशर में ये चैप्टर नंबर 4 है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर आपको 2 नंबर के एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, यानी 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके मॉडल पेपर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, 2 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिए मॉडल पेपर में, और एक लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास ये टोटल तकरीबन 18 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब इसकी अगर एनबीएफ की एक्सरसाइज 2.1 की हम बात करें, तो इसमें आपको डिफरेंट मेथड्स उसने बताए हुए हैं कि जिससे जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यही हमारा एसएलओ भी है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अलावा ग्राफिंग मेथड भी है, और ग्राफिंग मेथड वैसे भी पैराबोला ड्रा करना आपने ग्राफ्स वाले चैप्टर में सीखा हुआ है, तो वो तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है यकीनन, कि आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए पहले कि जिसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, और उसके बाद किसी एक मेथड से वो पूछ सकता है कि इसको आप सॉल्व करें। तो आपको तीनों मेथड जो है इसमें आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.2 है, इसमें उसने मेंशन किया हुआ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसमें जो ज़्यादातर जो मटेरियल है वो ओल्ड सिलेबस है, ठीक है, कि आपके पास मोस्टली समझ लें कि तकरीबन 90% ये एक्सरसाइज फॉर्मेटिव है। आपने इसमें से जो क्वेश्चंस करने हैं, अगर हम अपने असेसमेंट फ्रेमवर्क को देखें, तो उसमें इस एसएलओ के मुताबिक करने हैं। A40 जो 8 है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इसकी बात कर रहा हूँ A48 की, कि सॉल्व फ्रैक्शनल इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैसी फ्रैक्शनल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सके। तो अगर हम कैन टैप की बात करें तो उसने एक्सरसाइज 4.1 में उसने इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एनबीएफ की बात करें तो इस एक्सरसाइज से आपने सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3, 4। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें क्वेश्चन 2 में जो 4th पार्ट है, 5th पार्ट है और 6th पार्ट है, ये वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या आपको ओल्ड सिलेबस की बुक मिलती है पीडीएफ में ऑनलाइन, तो उसकी पहली ही एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ चंद एक क्वेश्चन आपने कर लेने। आपके जो मॉडल पेपर है ना, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन एक दिया है जिसको हमने सॉल्व भी किया। मैं आपको बता देता हूँ मॉडल पेपर पे भी कि 27, और ये तकरीबन क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ये वाला, जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो इसी एसएलओ के ऊपर बेस करता था।
इसके बाद जी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जब हम चलते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है। इसमें जो पहले दो क्वेश्चन होंगे आपके वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन में देखें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना एमसीक्यूज़ आ सकता है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसके भी ऊपर भी सिर्फ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ना आपके पास, उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो शुरू वाले हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 में, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रूट्स की मदद से, तो ये भी एमसीक्यूज़ ही आ सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रूट्स की मदद से। फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर आप बल्कि एमसीक्यू मौजूद भी है आपके मॉडल पेपर में, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने पहले दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दिया जा सकता है कि आपको इस तरह इक्वेशन गिवन हो और फिर इनमें से कोई किसी भी तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया हो कि इसकी इक्वेशन बनाए, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जो एक्सरसाइज जरूर तैयार करनी है। इसी तरह की एक्सरसाइज मिलती जुलती आपको कैन टैब में भी मिल जाएगी। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन गिवन है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी समझने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करनी है। यानी एक्सरसाइज 2.5 और 6 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। बाकी जो जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कैन टैब में भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें एनबीएफ की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 है और कैनटैप की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 है। और पहले दो चैप्टर का पीडीएफ कैनटैप पब्लिशर की बुक का भी मौजूद है। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास जो मॉडल पेपर था उसमें सिर्फ एक उसने एमसीक्यू दिया इस चैप्टर में से और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन दिया। तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि आपको इतने ही आने हैं, कोई थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। जैसे आपने 9th में देखा था कि जो हमारे पास इवेंट डायग्राम उसमें मॉडल पेपर में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन था, जबकि जब हमने बात की थी फाइनल पेपर की फर्स्ट एनुअल की तो उसमें एक उसने साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी इवेंट डायग्राम्स पे ही दे दिया था। तो इस तरह ये हो सकता है कि पहले चैप्टर वो स्किप कर दे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और इस चैप्टर से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए इसके लिए चीज़ के लिए आपने थोड़ा सा ना मेंटली खुद को प्रिपेयर रखना है। अब पहली एक्सरसाइज अगर हम देखें तो उसमें कोई सच शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी समझ लें कि एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2, इसमें भी एमसीक्यूज़ बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन उसने दिए भी हुए हैं आपके मॉडल पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पे, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा। बाकी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ ये प्रॉपर्टीज़ आपको इस तरह की मतलब कोई पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, कोई एक मैट्रिक्स दी हो तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को वो प्रूव करने के बोल सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है इस टॉपिक के ऊपर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए। मॉडल पेपर में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप एमसीक्यूज़ के लिए ही तैयार कीजिएगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताना कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है कौन सी नॉन सिंगुलर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे मैंने बताया मॉडल पेपर में दिया है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए और इसी तरह ये वेरीफाई करना आना चाहिए जब किसी मैट्रिक्स को तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में इस तरह के मौजूद है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हो सकते हैं वो यही है कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर बाय क्रैमर्स रूल, इनमें से किसी एक टॉपिक मतलब किसी एक मेथड से वो पूछ सकता है। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जो इसकी यानी कि रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको दिया जा सकता है, शॉर्ट में भी दिया जा सकता है। अब इसमें अगर हम देखें एनबीएफ में तो ज़्यादातर हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम मैट्रिसेस के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं जब तक वो साथ खुद ना मेंशन करे। तो इन क्वेश्चंस को जिस तरह हम 9th में करते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व, उन मेथड से भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कैनटैप पब्लिशर की बुक के, तो उसमें पूरी एक ऐसी एक्सरसाइज मौजूद है 2.7 जिसको हम मैट्रिसेस से ही सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिसेस के बगैर इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ उसने मैट्रिसेस ही दी है। तो ये सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उसमें दी हुई है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो आप बेहतर है कि यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस की। तो ये था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर। इसमें आपको बता दें कि किन टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट आ सकता है और किन पे लॉन्ग आ सकता है। अब हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 4 की,
लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ वाला टॉपिक जो हमारे पास एनबीएफ में ये चैप्टर नंबर 4 है, जबकि कैंटैब में कोई अलग चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले मतलब जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, उसमें ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को शामिल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कोई अलग लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर एक चैप्टर मौजूद है अलग, और वो चैप्टर नंबर 5 है। इन टॉपिक्स के ऊपर मॉडल पेपर में हमारे पास एक एमसीक्यू है उसी तरह, यानी हर चैप्टर से एमसीक्यू तो वो ज़रूर देगा। बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस उसने दिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी भी इसी में आ जाएगी, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करने के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी पहली एक्सरसाइज को देखें तो पहली एक्सरसाइज में ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ना, ठीक है, इनको सॉल्व करने के ऊपर आप ऑलरेडी क्लास 9th में इनको सॉल्व करना सीख चुके हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आए थे। अब क्लास 10th में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे इंशाल्लाह, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए एक्सरसाइज 4.1 में, वो इन क्वेश्चंस पे रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। यही आपके लिए नया टॉपिक है, यानी कि एसएलओ के अकॉर्डिंग है। तो इसको ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो साथ साथ उसने मेंशन की हुई है, इनको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। उसके बाद 4.2 में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। मेरे ख्याल में इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बाकी एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी जो इक्वेशंस है, ठीक है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू दिया उसने। दोबारा इनको सॉल्व करना आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन का चांस कम है, लेकिन एमसीक्यू आपको दिया जा सकता है। हाँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जैसे उसने दिया भी है मॉडल पेपर में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ के ऊपर आएगा। तो 2 चीज़ें हो गई आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आपको आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और एक ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इन 2 चीज़ों को आपने इस चैप्टर से तैयार करना है सही तरह। तो तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको आना चाहिए कि इनको हम कैसे ग्राफ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी उसने शॉर्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया है। तो यानी 2 अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो वो इन्हीं 3 चीज़ों में से आएंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना, और एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, अलजेब्राइक फ्रैक्शंस वाला। तो एनडीएफ का चैप्टर नंबर 5 है इस टॉपिक के ऊपर। जब हम बात करते हैं कैंटैब की तो उसका चैप्टर नंबर 3 बनता है, तो उसके ऊपर भी ये अलहदा चैप्टर मौजूद है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो इस टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यू गिवन है, जबकि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। इसकी पहली एक्सरसाइज देखते हैं हम इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप तैयार कर लें, आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, एमसीक्यूज़ बेस्ड ये सारी एक्सरसाइज है। इसके बाद जो बेसिक ऑपरेशंस हैं अलजेब्राइक फ्रैक्शंस के ऊपर आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, उसमें समझ लें कि प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसी तरह क्या आपको एमसीक्यू भी गिवन है, कोई कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो कहता है इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आगे 4 ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो आप देखें तो ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शनल ये जो इक्वेशंस हैं ना इस तरह की, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में गिवन है। उसके अलावा ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें सिर्फ 3 वर्ड प्रॉब्लम उसने दी है, या 1-2 एग्जाम्पल होगी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वर्क रेट से मुतल्लक है, और वर्क रेट के ऊपर आपका एसएलओ मौजूद है, और मॉडल पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने दिया हुआ है। इसकी अलहदा एक एक्सरसाइज है कैन टैब में, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ 3.4। ठीक है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपने जो प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की और इन वर्ड प्रॉब्लम्स की, इस पूरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जब आपको इनकी प्रैक्टिस होगी तो एमसीक्यू भी आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा फोकस आपका इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 पे रहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप जो कैन टैब की एक्सरसाइज 3.4 है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन वाला जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमने बात करनी है फंक्शंस एंड ग्राफ के ऊपर। ग्राफ्स वाले टॉपिक के ऊपर तो मॉडल पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिया है। अगर ओवरऑल देखा जाए इस टॉपिक के ऊपर तो मॉडल पेपर में 2 एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज बन जाती है। अब ग्राफ्स को एनबीएफ ने इसी एक चैप्टर, बल्कि मैं कहूँगा एक ही एक्सरसाइज में कवर करने की कोशिश की है, जबकि कैंटैब वालों ने चैप्टर नंबर 6 और 7 2 चैप्टर्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में ग्राफ्स को कवर करने की कोशिश की है। इसकी आप देखते हैं एक्सरसाइज, अगर हम 6.1 देखें तो वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बेस्ड है, यानी कि आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि फंक्शन है या नहीं।
तो ये एमसीक्यूज़ में ही इस तरह की चीज़ पूछी जा सकती है। या फिर फंक्शन की टाइप्स का पता होना चाहिए कि ये किस तरह का फंक्शन है। क्या आपको कोई एक फंक्शन दिया जाए और आगे 4 ऑप्शंस लिख दी जाए और पूछे जी कि बताएं कि ये किस तरह का 1 टू 1 फंक्शन है, ठीक है, इनटू है, ऑनटू है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, इस तरह की चीज़ वो यानी आपसे पूछेगा एमसीक्यूज़ में। और ये भी क्वेश्चन देखें एमसीक्यूज़ बेस्ड ही है कि फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर, तो इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए ही बस तैयार कीजिएगा। बाकी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सरसाइज 6.2 में इस्तेमाल होने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आएगा। इसमें फंक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये तो एमसीक्यूज़ बेस्ड है ना, ये तो कुछ नहीं। बाकी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि गिवन भी है, ठीक है। तो इसको आपने तैयार करना है, मॉडल पेपर में गिवन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। उसके अलावा फिर आपको कंपोजिशन के अलावा इन्वर्स फाइंड करना, इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ये दो जो 3 टॉपिक्स हैं ना कि फंक्शंस के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ये अच्छी तरह आपने तैयार करनी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक्सरसाइज 6.3 इस मैं कहूँगा चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट जो फंक्शंस के ग्राफ्स हैं ना, उनके ऊपर बात की हुई है, यानी उनको ग्राफ करना सीखा है। लीनियर फंक्शन, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये तमाम फंक्शंस के ग्राफ आपको प्लॉट करना आने चाहिए। आपका जो मॉडल पेपर है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और इसके अलावा कौन सा था, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिए। उसके बाद फिर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक लीनियर फंक्शन हो और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के ऊपर। तो इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। बाकी इसमें एक ही चीज़ फॉर्मेटिव है, वो क्या थी, ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व। तो ये फॉर्मेटिव टॉपिक है, इसको आप क्रॉस कर दें। बाकी इस एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, यानी डिफरेंट तैयार करने से मुराद यही है कि डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ्स बनाने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कैन से आप कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो हमारे पास जो उसकी पंजाब वालों की बुक है ना 9th की, उसमें भी एक एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, जिसमें इस तरह के फंक्शंस को ग्राफ करना सिखाया गया है, ठीक है। बाकी कैन में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ग्राफ वाले टॉपिक के ऊपर भी मैं इसमें कैन से भी लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये कवर हो गया। अब बात करनी है हमने वैक्टर्स की। इस वेक्टर्स के टॉपिक के ऊपर एनबीएफ का चैप्टर नंबर 7 है, जबकि कैन का चैप्टर नंबर 8 है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में एक एमसीक्यू गिवन है, इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, जिसमें कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करना वेक्टर्स की मदद से शामिल है और ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर है, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर मौजूद है। तो अब अगर हम इसकी पहली एक्सरसाइज की बात करें इस बुक की, तो उसमें शुरू वाले कुछ क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेटिव है। समझ लें कि पहले 4 से जो 5 क्वेश्चन है वो फॉर्मेटिव है, उनको आपने नहीं करना। इसके बाद जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें वो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। और इसी तरह आपके पास आ जाता है मज़ीद, ये वाले क्वेश्चंस भी आपने ज़रूर करने हैं, एसएलओस का हिस्सा है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करना आपको आना चाहिए। उसके अलावा मज़ीद ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है ज़रूर, ठीक है। इनके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है या कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये नीचे 2 वर्ड प्रॉब्लम्स उसने दी है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में उसमें दिया है। अगर हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करें तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो उस टॉपिक के ऊपर हैं जो ओल्ड सेकंड ईयर मैथ का सिलेबस था, यानी रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूला को वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने क्रॉस कर देने, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब उसके अलावा जो क्वेश्चन है ना वो आपने करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप कर लें जो रेशो फार्मूला के बगैर हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। इसी तरह 3 के दोनों पार्ट्स करें, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं करना, क्वेश्चन 4 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है रेशो फार्मूला के बगैर, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 को लीनियर पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर अलहदा एक शॉर्ट वीडियो भी मेरी मौजूद है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हम पॉइंट्स को वेक्टर्स की मदद से कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल पेपर में उसने क्वेश्चन दिया है। उसके बाद ये भी रेशो फार्मूला के बगैर हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी हो रहा है। उसके बाद बाकी ये भी हो जाएगा। बाकी लास्ट जो 3 क्वेश्चन है वो नहीं आपने करने, तो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है जिनमें रेशो फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए जो बेहतरीन हो सकता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है 10th मैथ की, उसकी एक्सरसाइज जो है ना हमारे पास 6.3, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के उसने दिए हैं रेशो फार्मूला के बगैर, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वेक्टर्स की मदद से प्रूफ करने वाले। तो ये आप कर सकते हैं, इसका मुकम्मल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। इन दोनों बुक्स का ना सिलेबस सेम है, सिर्फ एग्जाम सिस्टम का फ़र्क है। बाकी इनके एसएलओज पंजाब वालों के और फेडरल बोर्ड वालों के 99% सेम है।
उसके बाद फिर ये चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स शामिल हैं, उनको आपने ज़रूर करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैन टैब के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स की एक पूरी एक्सरसाइज मौजूद है, उसका सलूशन भी मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। अब हमने बात करनी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके साथ मैं समझता हूँ कि एनबीएफ वालों ने काफ़ी जो है ना वो ज़्यादती की है। बहुत सा ऐसा मटेरियल जो हमारे एसएलओज़ में जिनका दूर दूर तक जिक्र नहीं है, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट किया है। जिस तरह मास्टर लेवल पे या पीएचडी लेवल पे कुछ लोग थीसिस कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कुछ मटेरियल कहीं से कॉपी किया इंटरनेट से, कुछ कहीं से कॉपी किया, तो उसको तरतीब वगैरह दे के और खिचड़ी बना के पेश कर दी। इसी तरह ये इधर भी किया। तो ये एक एक्सरसाइज 8.1 का जब मैंने सोल्यूशन अपलोड किया था, तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें डिस्कस की थी। अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कैन टैब की अगर हम बात करें तो उसका चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन उन्होंने ठीक किया, उन्होंने सिर्फ 3 एक्सरसाइज दी है और एसएलओ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें एक्सरसाइज 8.2 भी नहीं आपने करनी, एक्सरसाइज 8.5 इनको कम्प्लीटली जो आपने यानी कि स्किप कर देना। एक्सरसाइज 8.3 से आपने जो है ना सिर्फ लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस वाले क्वेश्चंस करने, बाकी नहीं करने, ठीक है। अब इसमें से आपको जो आपका मॉडल पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी तरह एक एमसीक्यू है और ये रहे मेरे ख्याल में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बहरहाल कोई नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसका मतलब नहीं है कि आएगा नहीं, वो इंटरचेंज हो सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो अब इसकी अगर हम देखें एक्सरसाइज 8.1, तो 8.1 को आपने एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ तैयार करना है, एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं। 8.2 जैसे मैंने बताया स्किप कर सकते हैं आप, ये वही काम है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ये शुरू वाले कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि आपको पता हो जाए कि हमारे पास जब ट्रायंगल गिवन हो तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी किए, हाँ, जो हमारा मॉडल पेपर है उसमें इसी तरह का क्वेश्चन उसने दिया है, लेकिन वो कोई मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये काम आपने ऑलरेडी 9th में किया हुआ है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा सर खपाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 8.3, तो गैर ज़रूरी तौर पे लेंथ ही काट दिया गया है। आपने इसमें सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइंस और ये काट दें क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ साइंस, उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट को भी काट दें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये मतलब पहला, तीसरा और 5वां, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। फिर एक्सरसाइज 8.4 हमारे एसएलओ के अकॉर्डिंग ही है। आपने इसमें एरिया फाइंड करने के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उनको आपने करना है ज़रूर। उसके बाद 8.5 तो वैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि सारी की सारी क्लास कर दें, फजूल में आपको जो है ना ये एक्सरसाइज दे दी गई है। उसके बाद फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 8.6 की, तो ये भी एसएलओ के अकॉर्डिंग है, इसको तैयार करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चैप्टर नंबर 9 यानी कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल के ऊपर बात करनी है। सर्कल थ्योरम्स के ऊपर एनबीएफ और कैन टैब दोनों बुक्स में 2-2 चैप्टर है। अगर एनबीएफ की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 और 10 है, जबकि कैन टैब में चैप्टर नंबर 10 और 11 है। तो मेरे ख्याल में इन 2-2 चैप्टर्स की हम इकट्ठी ही बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों में सर्कल थ्योरम्स हैं। तो अगर हम अपना मॉडल पेपर देखें तो उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज़ है, ठीक है, इन सर्कल थ्योरम्स के ऊपर, और एक ही जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई नहीं गिवन। तो मे बी इससे अगर हम देखें तो आपको भी ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको हम चॉइस पे यानी छोड़ सकते हैं, उसकी जगह अल्टरनेटिव कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो इनको दोनों चैप्टर्स को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको फाइनल पेपर में वो एक से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन देगा, 2 दे सकता है ज़रूर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग के चलिए चांसेस कम है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन वो ज़रूर इसका 1-2 बढ़ाएगा। जिस तरह मैंने जो है वो आपको मिसाल दी है 9th में कि हम वेन डायग्राम्स के बारे में जब बात कर रहे थे मॉडल पेपर में तो एक ही था क्वेश्चन शॉर्ट, लेकिन फाइनल पेपर में उसने लॉन्ग भी दे दिया और एमसीक्यूज़ भी दिए, यानी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वेन डायग्राम से दिया था। तो इस तरह ये कुछ चेंजेस हो सकती हैं। बहरहाल इनमें हमने करना क्या है कि इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ जो अक्सर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि आपको जितने भी ये थ्योरम्स गिवन है ना, इनमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपने इन थ्योरम्स को प्रूफ करना है। हर जगह यही लिखा हुआ है हर थ्योरम पे कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कि ये जो सर्कल की प्रॉपर्टी है, ये जो थ्योरम है, इसको यूज़ करते हुए आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है, किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करना। तो आपका ज़्यादातर जो फोकस है ना इन चैप्टर्स में, वो ऐसे क्वेश्चंस पे रहना चाहिए जिसमें हमने सिर्फ किसी चीज़ की कोई वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड वैल्यूज़,
तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसी तरह ये भी देखें फाइंड वैल्यूज़, तो जिसमें कुछ प्रूफ्स वगैरह आ रहे हैं ज़्यादातर, उनको आप इग्नोर कर दें। अब मैं एक-एक क्वेश्चन का अगर निशान लगाऊँगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश करें कि खुद इसको एक दफ़ा देखें कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें अगर कोई चीज़ प्रूव करने को कह रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तमाम एक्सरसाइज़ेज़ में आप ऐसा ही करें, ठीक है। जैसे इसमें भी देखें, तो इसमें भी जिनमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है, ठीक है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप यूज़ करें, जिसमें कोई चीज़ प्रूव करने को कह रहा है, तो उसको आप जो है वो स्किप करते जाएँ। स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज़ 9.3 की बात करें, तो इसमें देखें ज़्यादातर कुछ प्रूफ्स हैं। तो इनको आप स्किप कर दें तो बेहतर है। मुझे नहीं लगता है प्रूफ पे आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है वो। आपको वो क्वेश्चन देगा इसी तरह का है, जिसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे ये क्वेश्चन है या इसी तरह के कोई और क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? तो उन पे आपने फ़ोकस करना है। ये जो प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह इनके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह एक्सरसाइज़ 9.4 काफ़ी आसान एक्सरसाइज़ है, ठीक है? इसको आप तैयार करें। फिर 10 जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी बात करें, तो उसमें भी आपने वही काम करना है कि ये देखें काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जिनमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़, अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा तवज्जो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया है, इन दोनों चैप्टर्स को आपने कैसे डील करना है, ठीक है। बाकी ये आपको जो है वो खुद अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज़ करना होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक अपनी तैयारी कीजिएगा। इसके बाद फिर आ जाती है बात प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर आपको एक एमसीक्यू 1 मार्क का, ठीक है, जो वो मेरे ख्याल में रेनबो वाला था। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का तो तकरीबन समझ लें 100% चांस है इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर देगा, ठीक है। तो वो तो आप तैयार कर लें इसका अच्छी तरह। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज बन जाती है इस चैप्टर की भी, ठीक है। तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपने 11.1 में सारे तो है नहीं, कुछ क्वेश्चंस आप देखें, इस तरह के क्वेश्चंस भी वो दे सकता कि आपको डायग्राम गिवन हो और उसमें कुछ करना हो, ठीक है, इनको आप कैंसिल कर दें। इस तरह के क्वेश्चन ही वो दे सकता है, क्योंकि इन डायग्राम्स को हमें फिर पेपर पे जो है ना वो कॉपी करना पड़ता है, तो उसपे उससे फ़र्क आ जाता है। या तो पेपर के ऊपर प्रिंट होके आई हो ना, आंसर शीट के ऊपर प्रिंट होके आया हो क्वेश्चन, फिर इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे ओ लेवल, ए लेवल में होता है, ठीक है। लेकिन आपका चूँकि क्वेश्चन पेपर अलहदा होता है, तो इस तरह की वो डायग्राम भी देगा कि आपको उसको कॉपी करना पड़े और फिर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो एक्सरसाइज़ 11.2 के ऊपर मैंने आपको बताया कि पहले 6 क्वेश्चन आपके एसएलओज़ के अकॉर्डिंग है, इन पे ही आपने फ़ोकस करना है। बाकी इसका एक एसएलओ रह जाता था रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वाला, तो उससे रिलेटेड जो कैंटैब की एक्सरसाइज़ 12.2 है ना, वो मैंने सॉल्व कर दी है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है वो इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो कंस्ट्रक्शन किया है ना हमने, उसके ऊपर दिया। तो ये चैप्टर नंबर 11 भी हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाती है बात अब चैप्टर नंबर 12 की। इसमें से अगर हम देखें तो आपका जो है ना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वो इकट्ठा एक ही चैप्टर में दिया जिस तरह 9th में इसने दिया था। जबकि कैंटैब की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 स्टैट के ऊपर है, जबकि जो चैप्टर नंबर 14 है ना उसका, वो चैप्टर नंबर 14 उसने अलहदा दिया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है। बाकी मटीरियल तकरीबन मिलता-जुलता ही है दोनों एक्स जो हमारे पास बुक्स है। अब इसके ऊपर आपको क्या दिया उसने, प्रोबेबिलिटी को भी अगर मैं शामिल कर लूँ, तो उस लिहाज से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल में बन जाते हैं। जी बिल्कुल, 2 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं मॉडल पेपर में, और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक स्टैट से है और एक ये प्रोबेबिलिटी से है, और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है स्टैट से। तो शॉर्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा-सा वेरीफ़ाई कर लूँ मॉडल पेपर से, फिर आपको दोबारा बता देता हूँ। जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक ही गिवन है सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के ऊपर। स्टैट में से यानी जो स्टैट के टॉपिक्स हैं ना, उस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं गिवन, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन गिवन। अब इसमें अगर हम देखें एनबीएफ की, तो इसकी एक्सरसाइज 12.1, इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। 2 चीज़ें कौन-सी करनी है अगर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं? एक तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी आनी चाहिए। दूसरा ओजाइव को ड्रा करना आना चाहिए। यानी आपको इस तरह का टेबल कोई गिवन हो, तो आपको वो इसी तरह जैसे मॉडल पेपर में बोला कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करें या ओजाइव, और फिर उसमें से आपको ये जो डिफरेंट क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या परसेंटाइल्स या डिसाइल्स, ये फाइंड करनी आनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। तो इसमें आपने सिर्फ इन 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी इस तरह की डायग्राम्स आपको नहीं दी जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको कि या तो पेपर आंसर शीट के ऊपर प्रिंट होके आई हो डायग्राम, फिर तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अलहदा होता है, तो वहाँ से जब आप पेपर पे आंसर शीट पे कॉपी करके चीज़ें फाइंड करने की तरफ जाएंगे तो फिर वो फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज अगर हम बात करें 12.2 की, तो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट आपको प्लॉट करना आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा आपने यानी आपने फोकस करना है कि बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट को कैसे ड्रा करना है। उसके अलावा जो बाकी रह जाती है हमारे पास क्या, स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम के बारे में भी आइडिया आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ एमसीक्यूज़ वगैरह में या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्कैटर जो डायग्राम है उसमें आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो ड्रा करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यानी आपको वो ये कह सकता है कि स्कैटर डायग्राम का डाटा दे दो कि स्कैटर डायग्राम पहले बनाए और फिर इसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रा करें। ठीक है, डायग्राम वो डायरेक्टली नहीं दे सकता क्योंकि वो तो ज़ाहिर है आपके पास क्वेश्चन पेपर अलहदा होगा, तो वहाँ से जब आप उसको ड्रा करेंगे पेपर पे तो फ़र्क आ सकता है। तो लिहाजा आपको वो डाटा ही देगा और कहेगा जी कि स्कैटर डायग्राम बनाएं पहले और फिर उसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रा करें। तो ये चीज़ आपने तैयार करनी है। यानी देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर तकरीबन इंपॉर्टेंट है। इसमें 12.3, तो इसमें आपको ये सारा कुछ फाइंड करना आना चाहिए। यानी कि आपको जो ग्रुप डाटा है उसका क्या फाइंड करना आना चाहिए, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी आनी चाहिए, इसी तरह वेरिएंस फाइंड करना आना चाहिए। तो इसको आपने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकी कैन टैब की भी मैंने 2 एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। इस सारी को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कैन टैब से भी मैंने इसी तरह की एक एक्सरसाइज सॉल्व की है, वो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और जो हमारे एसएलओज़ के अकॉर्डिंग थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एसएलओज़ के अकॉर्डिंग नहीं थी, उनको एक शॉर्ट सी वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। दूर कर